दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में इमरान अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठा हुआ था। सामने ब्लैक जीरो बैठा था। इमरान की फराख पेशानी पर शिकनें मौजूद थीं और यूं महसूस हो रहा था जैसे वो किसी गहरी सोच में हो। कैप्टन शकील ने जो कुछ बताया है कम अज कम वो मेरी समझ में तो नहीं आया और आप भी शायद इसीलिए उलझे हुए हैं, आखिरकार ब्लैक जीरो ने कहा। हाँ, बात वाकई समझ में ना आने वाली है। किसी किंग कारपोरेशन को काफिरिस्तानी मंदूबीन को हलाक कराने के लिए इतना लंबा चौड़ा और इंतहाई खतरनाक तरीन ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। ये काम तो यहाँ का कोई भी ग्रुप आसानी से कर सकता था। सदर का नाम इस्तेमाल करना, उनका खत भिजवाना, ग्रेट लैंड के चीफ सेक्रेटरी को कॉल करना और उनके जरिए हाउंड ग्रुप की खिदमत हासिल करना, ये सारी बातें बेहद उलझी हुई हैं। और अगर वाकई ऐसा है तो किंग कारपोरेशन को उससे क्या मफाद हासिल होगा। इमरान ने भी उलझे हुए लहजे में जवाब देते हुए कहा। इसका मतलब है कि असल मामला कुछ और है, ब्लैक जीरो ने कहा। कैप्टन शकील ने बताया है कि काफिरिस्तानी मंदूबीन का खात्मा किया जाना था, इसलिए यह मालूम करना जरूरी है कि काफिरिस्तानी मंदूबीन में कौन कौन शामिल हैं, इमरान ने कहा और फिर रिसीवर उठाकर उसने तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। पीए टू सेक्रेटरी खारजा। दूसरी तरफ से सर सुल्तान के पीए की आवाज सुनाई दी। एक्सटो, सर सुल्तान से बात कराओ, इमरान ने एक्सटो की मखसूस आवाज में कहा। यस सर। दूसरी तरफ से इंतहाई मौदबाना आवाज सुनाई दी। सुल्तान बोल रहा हूं जनाब। चंद लम्हों बाद सर सुल्तान की मौदबाना आवाज सुनाई दी। पाकेशिया में अनकरीब एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस बुनियादी हकूक़ के सिलसिले में होने वाली है। इस कॉन्फ्रेंस में काफिरिस्तान की तरफ से कौन कौन शिरकत के लिए आ रहा है, इमरान ने एक्सट्रो के मखसूस लहजे में कहा। उसे इतनी आसानी से मरने भी न देती, रोजी रास्कल ने मुंह बनाते हुए कहा। ओह ओह, हैरत अंगेज, इंतहाई हैरत अंगेज। अब मुझे यकीन आ गया है रोजी रास्कल कि तुम वाकई रास्कल हो। लेडी रास्कल, गुड। अब मुझे यकीन आ गया है कि तुम वाकई इस काबिल हो कि मेरे सारे कारोबार को संभाल सको। मैं तुम्हारे ज़र्फ का तो उसी वक्त कायल हो गया था जब तुमने मुझे मेरे मेहमान और तमाम अफराद को हलाक करने की बजाय बेहोश कर दिया और फिर मुझे होश दिलाकर तुमने मुझे हाथ खोलने का तरीका भी बता दिया और इत्मीनान से चली गई। लेकिन मैं चाहता था कि तुम्हारा इम्तिहान ले लूं। तुमने मेरी बातों का जिस दिलेरी और बेखौफी से जवाब दिया उससे भी तुम्हारी इज्जत मेरे दिल में बढ़ गई और अब तुमने लड़ाई का हैरत अंगेज मुजाहरा किया है। इससे साबित हो गया है कि तुम वाकई खासे की चीज़ हो और अब मैं तुम्हारी कदर करूंगा कि तुम खुश हो जाओगी। आओ मेरे साथ, असलम किंग ने कहा और दरवाजे की तरफ मुड़ गया। रोजी रास्कल भी मुस्कुराती हुई उसके पीछे चल पड़ी। लालू, दीगर की लाश यहाँ से उठवाकर बरकी पट्टी में डलवा दो, असलम किंग ने दरवाजे के करीब पहुंचकर गर्दन मोड़कर लालू से कहा। यस बॉस, लालू ने जवाब दिया और असलम किंग आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक बड़े कमरे में पहुंच गए जो ऑफिस के अंदाज में सजा हुआ था। बैठो रोजी रास्कल, असलम किंग ने मेज की दूसरी तरफ रखी हुई कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो रोजी रास्कल बड़े मुतमईन अंदाज में कुर्सी पर बैठ गई। असलम किंग एक तरफ दीवार में बने हुए रैक की तरफ बढ़ गया। उसने रैक में मौजूद मुख्तलिफ ब्रांड की शराब की बोतलों में से एक बोतल उठाई और रैक के निचले खाने में मौजूद 2 गिलास उठाए और फिर दोनों गिलास और बोतल को मेज पर रखकर वो मेज के अगब में मौजूद रिवॉल्विंग कुर्सी पर बैठ गया। फिर उसने शराब की बोतल खोली और आधे आधे गिलास भरकर बोतल बंद कर दी। शायद ये असलम किंग की जिंदगी का पहला मौका होगा कि असलम किंग खुद अपने हाथ से किसी को जाम भर कर दे रहा है और ये एजाज तुम्हारे हिस्से में आया है रोजी रास्कल, असलम किंग ने मुस्कुराते हुए कहा।
रोजी रास्कल ने गिलास लेकर उसे मुंह से लगाते हुए कहा और फिर शराब की चुस्की लेकर उसने गिलास को मेज पर रख दिया। मैं तुमसे वाकई बेहद मुतासिर हुआ हूं और मैं तुम्हें ऑफर करता हूं कि तुम मेरा कारोबार संभाल लो। मैं तुम्हें अपना नंबर 2 बनाता हूं। तुम्हें शायद मालूम ना हो तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि मेरा कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है। हर किस्म के जराइम के लिए मेरे अलग अलग गिरोह हैं और हर गिरोह का अलग अलग चीफ है। इन सारे गिरोहों की तादाद 8 है और तुम उन सब की चीफ हो। तुम्हारा अलग ऑफिस और अलग ग्रुप होगा। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? असलम किंग ने कहा। मुझे क्या करना होगा? रोजी रास्कल ने गिलास उठाकर एक और चुस्की लेते हुए कहा। कुछ नहीं, सिर्फ मेरे अकामात की तामील और तमाम ग्रुपों को कंट्रोल। तुम जराइम की दुनिया की मलका बन जाओगी। असलम किंग ने कहा। सॉरी, मुझे ये ऑफर कबूल नहीं है। मैं आज़ादी से काम करने की कायल हूँ। मैं किसी की मातहती में काम नहीं कर सकती, चाहे वो किंग ऑफ क्राइम ही क्यों ना हो। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकती हूँ कि जब तुम मुझे कोई काम पड़े तो मुझसे मेरी मर्जी का मुआवजा दो तो मैं तुम्हारा वो काम कर दूंगी, और बस। रोजी रास्कल ने जवाब देते हुए कहा। क्या कह रही हो? तुम्हें मालूम ही नहीं है कि तुम क्या कह रही हो। जिस सीट की मैं तुम्हें ऑफर कर रहा हूं उस सीट के लिए तो दुनिया तरसती है। असलम किंग ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। तरसती होगी, लेकिन मैं रोजी रास्कल हूं, अपनी मर्जी की मालिक। मैं किसी के मातहत नहीं रह सकती। रोजी रास्कल ने जवाब देते हुए कहा। गुड, तुम वाकई अपनी नौइयत की इस दुनिया में वाहिद लड़की हो। वेरी गुड। चलो ऐसा करो कि तुम अपना बाकायदा ग्रुप बनाओ, कोई बड़ा होटल या क्लब खरीद लो और उसके लिए रकम मैं दूंगा। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए इनाम होगा। असलम किंग ने कहा। नहीं, कोई काम दो, मैं उस काम का मुआवजा दूंगी। इनाम वगैरह लेने की मैं कायल ही नहीं हूं। रोजी रास्कल ने जवाब देते हुए कहा। किस किस्म का काम करोगी? असलम किंग ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद एक तवील सांस लेते हुए कहा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो ज़हनी तौर पर किसी खास नतीजे पर पहुंच गया हो। जिस किस्म का भी हो, रोजी रास्कल ने उसी तरह बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा। क्या हुकूमत के खिलाफ काम कर लोगी? असलम किंग ने कहा। क्यों नहीं करूंगी? मेरा हुकूमत से क्या ताल्लुक? रोजी रास्कल ने जवाब दिया। लेकिन मुझे तो इत्तला मिली है कि तुम आजकल एक आदमी टाइगर के साथ देखी जा रही हो, और टाइगर के मुतालिक बताया गया है कि उसका ताल्लुक हुकूमत से है। असलम किंग ने कहा तो रोजी रास्कल बेइख्तियार चौंक पड़ी। क्या कह रहे हो? टाइगर का ताल्लुक हुकूमत से है? क्या वाकई? मेरा तो ख्याल है कि ऐसा नहीं है। वो जराइम की दुनिया के आला तबकों में काम करता है और रोब वगैरह डालकर काम निकलवा लेता है। रोजी रास्कल ने कहा। अगर तुम्हें इस टाइगर को कत्ल करने का काम दिया जाए तो? असलम किंग ने कहा। नहीं, टाइगर तो क्या, मैं किसी भी आदमी को हलाक करने का काम नहीं करूंगी, क्योंकि ये काम मैंने छोड़ दिया है। रोजी रास्कल ने मुंह बनाते हुए कहा। अगर तुम्हें यह काम दिया जाए कि तुम टाइगर के बारे में मालूमात हासिल करो कि क्या उसका कोई ताल्लुक हुकूमत से है, और अगर है तो किस तरह का है, और हुकूमत के किस शोबे से है, क्या ये काम तुम कर लोगी? असलम किंग ने कहा। हाँ, बिल्कुल करूंगी। लेकिन तुम खामखा एक आम से बदमाश को अहमियत दे रहे हो।
कोई बड़ा काम दो, ये क्या काम है? रोजी रास्कल ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत बड़ा काम मौजूद है, लेकिन असल मसला ये है कि ये काम हुकूमत के खिलाफ है और ये काम इतना बड़ा है कि तुम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मसला ये है कि टाइगर के बारे में मेरे पास इत्तला मौजूद है कि उसका ताल्लुक हुकूमत से है और तुम्हारा टाइगर से ताल्लुक है। अगर वाकई ऐसा हुआ तो फिर ना तुम रहोगी और ना मैं। हम सबको हुकूमत के आदमी गोलियों से उड़ा देंगे। इसलिए मैं वो काम तुम्हें देने से पहले पूरी तरह छानबीन कर लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास वक्त बेहद कम है। मेरे लिए दूसरी एजेंसियां भी काम कर रही हैं। मैं तुम्हारी सलाहियतों को भी जांचना चाहता हूँ, इसलिए तुम एक हफ्ते में मुझे रिपोर्ट दो कि टाइगर की क्या पोजीशन है। इसके बाद आगे की बात की जाएगी और इस काम का मुआवजा तुम्हें 1 करोड़ रुपया और एक नई कार की सूरत में दिया जाएगा। 50 लाख रुपए और कार पेशगी और 50 लाख रुपए रिपोर्ट के बाद। इसके बाद जो काम मैं तुम्हें देना चाहता हूं उसका मुआवजा 1 अरब रुपए नकद होगा। असलम किंग ने कहा तो रोजी रास्कल की आंखें हैरत से फैलती चलेंगी। 1 अरब रुपया? क्या कह रहे हो? क्या तुम 1 अरब रुपया मुआवजा दे सकते हो? ये कैसे मुमकिन है? इतने बड़े आदमी तो नहीं हो तुम। रोजी रास्कल ने कहा तो असलम किंग बेख्तियार हंस पड़ा। अब मुझे मालूम हुआ है कि तुमने मेरी नायब बनने से क्यों इनकार कर दिया है। तुम्हारा ख्याल है कि मैं भी आम बदमाशों की तरह का एक बदमाश हूँ। ऐसा नहीं है। मेरा बाकायदा सिंडिकेट है। वैसे आम हालात में मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार है, लेकिन दरपर्दा मेरा सिंडिकेट है जिसका कोड नाम फायर सिंडिकेट है। फायर सिंडिकेट के राब्ते पूरी दुनिया की जराइम पेशा तंजीमों से हैं। इस सिंडिकेट के तहत बहुत बड़े बड़े जराइम होते हैं, ऐसे जराइम जिसे तुम हुकूमती सतह के जराइम कह सकती हो। मैं तुम्हें फायर सिंडिकेट की चीफ बनाना चाहता था, लेकिन तुमने इनकार कर दिया। 1 अरब रुपया फायर सिंडिकेट के लिए मैं मालूम करके बताता हूँ, इधर सर सुल्तान ने कहा। 10 मिनट बाद दोबारा फोन करूंगा, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। फिर 10 मिनट बाद उसने दोबारा नंबर डायल कर दिए। क्या रिपोर्ट है सर सुल्तान? इमरान ने सर सुल्तान के लाइन पर आने के बाद पूछा। सर 10 मंदूबीन शरीक हो रहे हैं जिनकी सरबराही काफिरिस्तान की एक सियासी पार्टी के सरबराह जनाब जगदेश नाथ कर रहे हैं। बाकी अफराद गैर सियासी हैं और काफिरिस्तान के मारूफ अदीबा और समाजी रहनुमा हैं। काफिरिस्तान के मारूफ अदीब और समाजी रहनुमा हैं। अगर हुक्म करें तो मैं ये तफसील दोहरा दूं, सर सुल्तान ने कहा। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, शुक्रिया, इमरान ने जवाब दिया और रिसीवर रख दिया। उसकी आंखों में चमक आ गई थी। तो ये है असल गेम, इमरान ने रिसीवर रखते हुए कहा तो ब्लैक जीरो चौंक पड़ा। क्या मतलब इमरान साहब, कौन सी गेम? ब्लैक जीरो ने हैरान होते हुए कहा। काफिरिस्तान में आइंदा माह जनरल इलेक्शन होने वाले हैं और ये जगदेश साहब काफिरिस्तान के मौजूदा वजीर आजम की पार्टी से ही मुतल्लिक हैं, लेकिन इनसे ज़्यादा मकबूल हैं और काफिरिस्तान में ये आम ख्याल है कि इस बार इस सियासी पार्टी की रहनुमाई या पार्लिमानी कमेटी काफिरिस्तान के आइंदा वजीर आजम के लिए जगदेश नाथ का नाम ही तजवीज़ करेगी। चुनांचे जगदेश नाथ से पीछा छुड़ाने के लिए काफिरिस्तान ने यह सारी साजिश की है कि पाकेशिया में होने वाली इस बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में जगदेश नाथ और उसके साथियों को हलाक करा दिया जाए।
क्योंकि उन्हें खतरा होगा कि इस बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में हिफाजती इंतजामात इंतहाई सख्त होंगे। इसलिए उन्होंने इस काम के लिए हाउंड ग्रुप का इंतखाब किया है। लेकिन हाउंड ग्रुप के बारे में उन्हें भी मालूम है कि ये ग्रुप सियासी शख्सियतों को ग्रेटलैंड हुकूमत की रजामंदी के बगैर हलाक नहीं करता और इस बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस की सरबराही क्योंकि वो शख्स कर रहा है जो पाक एशिया के मौजूदा सदर के खिलाफ इलेक्शन लड़ चुका है। इसलिए मिलिट्री सेक्रेटरी के जरिए सदर पाक एशिया का नाम और ख़त इस्तेमाल करके ग्रेटलैंड की चीफ सेक्रेटरी को ये यकीन दिलाया गया कि सदर पाक एशिया ज़ाती तौर पर हाउंड ग्रुप को इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्योंकि हुकूमत का हाथ दरमियान में था, इसलिए चीफ सेक्रेटरी ने हाउंड ग्रुप को ग्रीन सिग्नल दे दिया और हाउंड ग्रुप ने अपना आदमी तफसीलात तय करने के लिए यहाँ भेजा। लेकिन वो आदमी रोजी रास्कल के हाथों हलाक हो गया क्योंकि मिलिट्री सेक्रेटरी ने खुदकशी भी इसीलिए की है कि वो काफिरिस्तान का नाम सामने नहीं आने देना चाहता होगा। इस लिहाज से देखा जाए तो रोजी रास्कल ने इस साजिश को ख़त्म कर दिया है। ये किंग कारपोरेशन भी यकीनन काफिरिस्तान के एजेंट के तौर पर काम कर रही होगी, इमरान ने तफसील से तज्जिया करते हुए कहा। हाँ, अब वाकई बात समझ में आने लगी है। लेकिन जबकि हाउस ग्रुप इस पर काम नहीं करेगा तो क्या अब भी इस प्लानिंग पर काम हो रहा होगा? ब्लैक जीरो ने कहा। मेरा ख्याल है कि काफिरिस्तान अब अपनी प्लानिंग तब्दील करके कोई नया आइडिया सोच रहा होगा, क्योंकि उन्हें भी मिलिट्री सेक्रेटरी की खुदकशी की इत्तला मिल चुकी होगी। लेकिन हमें बहरहाल मजीद काम करना है। इस किंग कारपोरेशन के सिलसिले में भी काम करना होगा, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। जोलिया बोल रही हूँ। राब्ता कायम होते ही जोलिया की आवाज सुनाई दी। एक्सटो, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। यस बॉस। जोलिया का लहजा जकलख्त मुअद्दबाना हो गया। दारुल हुकूमत में किंग कारपोरेशन के नाम से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई इदारा काम कर रहा है। मेंबर्स की ड्यूटी लगा दो कि वो किंग कारपोरेशन के काम के सिलसिले में तहकीकाती रिपोर्ट तैयार करें। ये रिपोर्ट इसलिए तैयार करें क्योंकि मुझे ये इत्तला मिली है कि किंग कारपोरेशन काफिरिस्तान के एजेंट के तौर पर पाक एशिया में किसी बड़े जुर्म के सिलसिले में काम कर रही है, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। यस सर, दूसरी तरफ से जोलिया ने कहा तो इमरान ने रिसीवर रखा और फिर एक तरफ पड़ा हुआ ट्रांसमीटर अपनी तरफ खींचकर उसने उस पर टाइगर की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की और फिर उसका बटन ऑन कर दिया। हेलो, अली इमरान कॉलिंग ओवर। हेलो, अली इमरान कॉलिंग ओवर, इमरान ने बार बार कॉल देते हुए कहा। टाइगर अटेंडिंग यू बॉस, ओवर। थोड़ी देर बाद टाइगर ने कॉल अटेंड करते हुए कहा। टाइगर, दारुल हुकूमत में किंग कारपोरेशन के नाम से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इदारा काम कर रहा है। ये इत्तलात मिल रही हैं कि ये इदारा काफिरिस्तान के एजेंट के तौर पर पाक एशिया में किसी बड़े जुर्म की प्लानिंग कर रहा है। इस सिलसिले में तुमने तफसीली मालूमात हासिल करके मुझे रिपोर्ट देनी है, ओवर, इमरान ने कहा।
यस सर, मैं अभी काम शुरू कर देता हूँ, ओवर। टाइगर ने जवाब दिया तो इमरान ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया और एक बार फिर फोन का रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। नाटरान बोल रहा हूं। राब्ता कायम होते ही नाटरान की आवाज सुनाई दी। एक्सटो। इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। यस सर। नाटरान का लहजा यकलख्त मुअद्दबाना हो गया। पाकेशिया में आइंदा माह बुनियादी हकूक के सिलसिले में एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें काफिरिस्तान की तरफ से 10 रुकनी वफ्द शिरकत कर रहा है। उस वफ्द की सरबराही काफिरिस्तान के मारूफ सियासी लीडर जगदेश नाथ कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये इत्तला मिली है कि काफिरिस्तान के अरबाब इक़्तिदार इस बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में पेशावर कातलों के जरिए काफिरिस्तान के वफ्द को इस अंदाज में हलाक कराना चाहते हैं कि उसका इल्ज़ाम पाकेशिया पर आ जाए। ये रिपोर्ट भी मिली है कि जगदेश नाथ काफिरिस्तान के आइंदा जनरल इलेक्शन के बाद काफिरिस्तान के वजीर आज़म बन सकते हैं। इसलिए हो सकता है कि काफिरिस्तान के मौजूदा वजीर आज़म इस अंदाज में अपनी राह का कांटा हटाना चाहते हों। तुमने इस सिलसिले में इंक्वायरी करनी है कि क्या साजिश हो रही है और कौन कर रहा है। इस मिशन का एक किरदार पाकेशिया के प्रेसिडेंट का मिलिट्री सेक्रेटरी भी था, जिसने गिरफ्तारी के खौफ से खुदकशी कर ली है। उससे यह भी जाहिर होता है कि शायद ये साजिश मिलिट्री इंटेलिजेंस के तहत मुकम्मल कराई जा रही है। तुमने इसका भी ख्याल रखना है और जल्द अज जल्द तफसीली रिपोर्ट देनी है, इमरान ने तफसील से बात करते हुए कहा। यस सर, नाटरान ने जवाब देते हुए कहा और इमरान ने बगैर कुछ कहे रिसीवर रख दिया और फिर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। जब भी इनमें से किसी की रिपोर्ट आए मुझे इत्तला कर देना, इमरान ने कहा और बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।